हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें। आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 16वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी जो कंपनी थी सरकारी कंपनी थी जिसे भारत सहित पूर्वी देशों से व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपत्तनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। तो दोस्तों, फ्रांसीसियों की जो दूसरी फैक्ट्री थी वो 1669 ईस्वी में स्थापित गई, जो कि मसूलीपत्तनम में स्थापित की गई। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने वाली कोंडापुरम, याद रखिएगा, वाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी गांव में फैक्ट्री के लिए एक जमीन प्राप्त की। यही गांव विकसित होकर पांडिचेरी हो गया। 1673 ईस्वी में ही बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से एक ज़मीन प्राप्त की। इसी ज़मीन पर चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन था। दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रांसीसी का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस मार्टिन था। सन 1735 ईस्वी में ड्यूमा के फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया। तो 1735 में जो ड्यूमा जो था फ्रांसीसी गवर्नर बनकर जो है पांडिचेरी आया था। इसके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। तो दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि किस गवर्नर के शासनकाल में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। तो दोस्तों, ड्यूमा के जो है समय में सबसे ज़्यादा जो है फ्रांसीसी व्यापार का जो है अत्यधिक विकास हुआ है। 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था। इसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। परिणामस्वरूप अंग्रेज भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अंततः युद्ध हुआ। इसी को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक के जो युद्ध हुए वो निम्न प्रकार हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ है। 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तक की भूमि को कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलबेड़े ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की, लेकिन नवाब ने डुप्ले की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। अतः डुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास का घेरा डाल दिया। अब अंग्रेजों ने नवाब का संरक्षण चाहा। नवाब ने डुप्ले को मद्रास से हटने को कहा, लेकिन डुप्ले नहीं माना। परिणामस्वरूप नवाब ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और फिर सेंट थोम का युद्ध हुआ। कर्नाटक के नवाब से जो फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ वो सेंट थोम का युद्ध था। दोस्तों, याद रखिएगा, सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना 930 को लेकर महफूज खां की 10,000 की सेना को पराजित कर दिया। इसमें जो है नवाब की सेना जो है फ्रांसीसी सेना से पराजित हो गई थी। 1748 ईस्वी में यूरोप में एक्सला शेपेल की संधि द्वारा
कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत हो गया। तो दोस्तों याद रखिए, जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध का जो अंत हुआ वो सन 1748 ईस्वी में यूरोप में जो है एक्सला शेपेल की संधि के द्वारा हुआ था। इसी संधि के तहत एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए थे। दोस्तों कर्नाटक का द्वितीय युद्ध सन 1748 से 1754 ईस्वी तक। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप रहा। तो दोस्तों जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था उसका जो मुख्य कारण था वो दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु होने से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद इनका पुत्र नासिर जंग हैदराबाद का निजाम बना। तो दोस्तों निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद जो उसका जो पुत्र था नासिर जंग वो हैदराबाद का निजाम बना। इसी समय नासिर जंग के एक भांजे मुजफ्फर जंग ने निजाम पद की दावेदारी प्रस्तुत की। 1748 ईस्वी में मराठों ने चंदा साहब को रिहा कर दिया और इन्होंने कर्नाटक में अपने उत्तराधिकार की मांग की। तो दोस्तों मराठों ने जो चंदा साहब को जो रिहा किया है वो सन 1748 ईस्वी में रिहा किया था। इसी समय डुबले ने निजाम पद के लिए मुजफ्फर जंग और नवाब पद के लिए चंदा साहब का साथ दिया। तो दोस्तों डुबले ने जो निजाम पद के लिए जो साथ दिया था वो मुजफ्फर जंग का और नवाब पद के लिए चंदा साहब को साथ दिया था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुबले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भागकर तिरुचिनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। इसके बाद डुबले ने चंदा साहब को नवाब बनाया। इससे फ्रांसीसी कंपनी को अत्यधिक लाभ हुआ। फ्रांसीसियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज भी शांत नहीं रहे। उन्होंने निजाम पद के लिए नासिर जंग एवं कर्नाटक के नवाब के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया। तो अंग्रेजों ने जो है निजाम पद के लिए नासिर जंग को और कर्नाटक के नवाब के लिए मोहम्मद अली को समर्थन दिया था। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने अंग्रेजों के सहयोग से कर्नाटक पर आक्रमण किया और त्रिगुट मित्र शक्तियों को पराजित कर दिया। तो दोस्तों 1750 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के सहयोग से जो है नासिर जंग ने जो है कर्नाटक पर आक्रमण किया और जो त्रिगुट की जो मित्र शक्तियाँ थी उनको पराजित कर दिया था। लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने डुबले मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। तो दोस्तों जो नासिर जंग की सेना ने जो विद्रोह किया था उसका जो लाभ उठाकर जो है फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया था। पांडिचेरी से हैदराबाद जाते समय कुछ विद्रोहियों ने मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। अब फ्रांसीसियों ने निजाम उल मुल्क के सबसे छोटे पुत्र सलावत जंग को निजाम घोषित कर दिया। अंग्रेजों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मोहम्मद अली को तिरुचिनापल्ली के किले से कैसे आज़ाद कराया जाए, जहां चंदा साहब अपनी सेना के साथ घेरा डाले पड़ा था। इसी समय अंग्रेजी कंपनी के एक क्लर्क क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि यदि इस समय चंदा साहब की राजधानी अर्काट का घेरा डाल दिया जाए तो चंदा साहब का घेरा स्वतः उठ जाएगा। और हुआ भी यही, और यहीं से क्लाइव का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। 1752 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर आक्रमण किया गया और चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। यह खबर सुनकर चंदा साहब तिरुचिनापल्ली भाग गया, लेकिन तंजौर के राजा ने उसकी हत्या कर दी। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुबले को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर गोदेहो को गवर्नर बनाकर भेजा गया। गोदेहो ने आधे युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और अंततः 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। पांडिचेरी की संधि के दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। डुबले ने लिखा कि गोदेहो ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए।
कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी। 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया एवं प्रुशिया के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ। तो दोस्तों, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का जो कारण था वो यूरोप में जो ऑस्ट्रेलिया एवं प्रुशिया के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था वही कारण था। 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियों ने एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत भेजा। इसके आने से युद्ध को गति मिली। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में वांडीवर्ष का युद्ध हुआ था। वांडीवर्ष का युद्ध था वो तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वांडीवर्ष का युद्ध था, जो कि सन 1760 ईस्वी में हुआ था। जो आयरकोट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पौंडीचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि द्वारा कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार चंद्रनगर को छोड़कर फ्रांसीसियों को उनकी सभी बस्तियां वापस कर दी गईं, लेकिन अब फ्रांसीसी ना तो सेना रख सकते थे और ना ही अपनी बस्तियों का दुर्गीकरण करवा सकते थे। अंग्रेजों की सफलता का जो सबसे प्रमुख कारण था वो उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता थी, और इस तरह से फ्रांसीसियों के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के सभी अवसर समाप्त हो गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरे इस वीडियो का लाभ जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको उसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।